चलिए बच्चों, चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। बेटा ये अपना कंप्लीट हो ही चुका था। चैप्टर 6 ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, एक बार ठीक से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं तो रिस्पॉन्स दे दे बेटा चैट में। बता दो एक बच्चा, ठीक से आप सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं तो बेटा। चलिए बच्चों देखो, शुरुआत में सबसे पहले ईएमआई की डेफिनेशन कवर करनी है बच्चों अपन ने। क्या है ईएमआई की डेफिनेशन? ये एक फिनोमिना है जिसमें करंट या ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है, करंट या ईएमएफ इंड्यूस होगी। किस वजह से? कारण क्या है बच्चों? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से करंट या ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब बच्चों करंट तब होगा जब सर्किट हमारा क्लोज है, और सर्किट अगर ओपन है ना तो सिर्फ ईएमएफ इंड्यूस होगी, और वो क्लोज है तो साथ में करंट भी फ्लो करेगा। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से करंट या ईएमएफ का इंड्यूस होना, ये फिनोमिनन कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई होगी। छोटा सा चैप्टर है बच्चों, बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं इसको हम लोग। फेराडे एक्सपेरिमेंट है बच्चों। इन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जो कंक्लूजन आया ना, उसको मैं एक लाइन में ब्रीफ कर रहा हूं। जैसे एक कॉइल होती है, एक मैग्नेट होती है, इस टाइप की सिचुएशन देखी है? या फिर दोनों ही मैग्नेट होती हैं, वो मूव करती हैं, इस तरीके से मूव करवाते हैं, तब हम बोलते हैं कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया। ठीक है, तो यहां से मैंने ब्रीफ किया बच्चों इसको। ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। यानी कि रिलेटिव मोशन होना चाहिए। जैसे जैसे मैं यहाँ पे कोयल दिखा देता हूं इस तरीके से बच्चों, इसमें एक गैल्वेनोमीटर मैंने लगा दिया जो डिफ्लेक्शन देगा उस सिचुएशन में जब करंट चलेगा। और ये एक मैग्नेट ले, नॉर्थ है साउथ, जब भी आप इसको मूव करवाओगे यहाँ डिफ्लेक्शन मिलेगा। नजदीक ले जाओ, दूर ले जाओ। अच्छा, दोनों चला देंगे तो क्या होगा? सेम स्पीड से तब नहीं मिलेगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं है। सिर्फ मोशन नहीं, रिलेटिव मोशन मैटर करती है, इसलिए वर्ड लिखा बच्चों रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट्स का कंक्लूजन मैंने ब्रीफ किया बच्चों। फेराडे ने दो लॉ दी इन एक्सपेरिमेंट के बेस पे। पहला लॉ वही है जो ऊपर हमने ईएमआई की डेफिनेशन लिखी। क्या? जब भी फ्लक्स में चेंज होगा ईएमएफ इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी। और वो कब तक रहेगी? जो ईएमएफ इंड्यूस हुई वो कब तक रहेगी? विच लास्ट एज लॉन्ग एज द चेंज इज कंटिन्यू। जब तक चेंज करोगे ना फ्लक्स में, वो तब तक ही रहेगी। ये नहीं कि एक बार फ्लक्स को चेंज कर दिया ईएमएफ इंड्यूस होगी और वो परमानेंट रहेगी ना। जब तक चेंज करते रहोगे वो रहेगी। जैसे ही चेंज करना बंद किया, तुरंत ईएमएफ जीरो हो जाएगी। ठीक है बच्चों, फेराडे ने अपने दूसरे लॉ के अंदर बताया कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो बताया, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ
चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है बच्चों, यानी कि ये जो मैग्नीट्यूड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बाद में प्रोपोर्शनलिटी की साइन की वैल्यू आप 1 ले लेते हैं तो ये आता है डी फाइव बाई डी टी। ये है फैराडे का सेकंड लॉ, E इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। बच्चों ध्यान रखना, फाई जो है ये क्या है, फ्लक्स है। फ्लक्स भी कौन सी बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, समझ पाए होगे फैराडे के दोनों लॉज को लेकर। अच्छा, फैराडे ने सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी डायरेक्शन के बारे में या पोलरिटी के बारे में, यानी कि करंट किधर चलेगा और अगर ईएमएफ इंड्यूस हुई है तो कौन सा टर्मिनल प्लस का होगा कौन सा माइनस का, कुछ नहीं बताया इन्होंने। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद देखो लेंजला। लेंजला ने ये काम किया, लेंजला में यही बताया जाता है, लेंज ने बताया कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, ये जो करंट इंड्यूस होगा, इसकी डायरेक्शन क्या। तो उन्होंने मैथमेटिकल तो ऐसे लिख दिया, E इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। ये तो फैराडे ने भी बताया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, बाहर माइनस साइन। और ये माइनस साइन ही एक तरीके से बताया लेंज ने क्यों लगाया और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, वही हमारा लेंज ला बन जाता है बच्चों। लैंग्वेज में लिखा है देखो, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए सर्किट, किसी भी सर्किट के अंदर किस तरीके से होगी, इन सच ए वे दैट इट अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। जो भी इसका कारण है, जो भी इसको प्रोड्यूस कर रहा है, ये हमेशा उसी का अपोज करेगी, ये हमेशा उसी का अपोज करेगी। तो ये है बच्चों, इस लॉ को लेंज, फैराडे लेंज लॉ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर दोनों का कंट्रीब्यूशन है ना बच्चों। फैराडे लेंजिस लॉ, दोनों का कंट्रीब्यूशन है ना बच्चों, समझ गए होगे मेरे ख्याल से। अच्छा, एक चीज और बच्चों पूछी जाती है लैंग्वेज में, लेंज लॉ किसको ओबे करता है, किसको फॉलो करता है बताओ। लेंज लॉ फॉलो करता है बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ। कि कई बार हमें लगता है कि करंट इंड्यूस हो गया, ईएमएफ इंड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी आ गई, कहां से आई, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ओबे होगा। वहां पे हमें मैकेनिकल वर्क करना पड़ता है बेसिकली, तब हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेंज लॉ फॉलो द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, फॉलो द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ठीक है बच्चों, समझ गए। अच्छा, नेक्स्ट है मोशनल ईएमएफ। बच्चों, अगर कोई भी कंडक्टर देखो, ये रोड है, ये रोड देखो आप ध्यान से, ये रोड है, ये मूव कर रही है यहाँ पे, ये मूव कर रही है बच्चों, और ये फिक्स है बच्चों, ये लाइनें जो लगी हुई है ना, ये बाकी फिक्स है, रेल्स फिक्स है। ये वी वेलोसिटी से मूव कर रही है एक रोड, एक कंडक्टर। तो पहली लाइन क्या देखी हमने, एक कंडक्टर है, एक रोड है, वो वो मोशन में है, वो मोशन में है, वो मूव कर रही है। कहां पे मूव कर रही है, इनसाइड द मैग्नेटिक। और जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगी बच्चों, तो उसके दो एंड्स पे, ये दो एंड्स देखो आप, इधर वाला एंड और ये नीचे वाला इधर, इन दो एंड्स पे एक पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो। तो कंडक्टर की मोशन से इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड द मैग्नेटिक, उस कंडक्टर के दो एंड्स पे जो एक ईएमएफ इंड्यूस हुई, उसको बोलते हैं बच्चों मोशनल ईएमएफ। ठीक है बच्चों, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, जरूर आपने तैयार कर लिया होगा। मैं जस्ट यहाँ पे फॉर्मूला बताऊंगा, बी वी एल, बी वी एल। बी मैग्नेटिक फील्ड, वी उसकी स्पीड या वेलोसिटी, और एल उस कंडक्टर की लेंथ। ठीक है बच्चों, बच्चों मैं बता दूं, इन तीनों में से कोई भी दो अगर पैरेलल हो तो ईएमएफ इंड्यूस कितनी होगी, जीरो होगी। E equal to zero if
एनी टू आर पैरेलल, कोई भी दो अगर पैरेलल हो जाएंगे ना बेटा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड कितनी होगी, जीरो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपने ध्यान में रखी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसमें हमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में बात करनी है। पिछले चैप्टर में कल पढ़ा था हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये है फ्लेमिंग राइट हैंड। क्या बताता है बच्चों, देखो ध्यान से। सबसे पहले तो ये समझना इसका पर्पज क्या है, ये हमें किस बारे में बताएगा। ये हमें बताएगा कि जो करंट इंड्यूस हुआ है, जो करंट इंड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन क्या है। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के बारे में हमें बताएगा। तो बच्चों रूल सुनो, इसमें फर्स्ट फिंगर आपने किधर रखनी है, राइट हैंड। याद याद रखना बेटा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, ये लेफ्ट पढ़ा था, अभी राइट हैंड यूज करो। तो राइट हैंड की जो फर्स्ट फिंगर है, फोर्थ फिंगर या फर्स्ट फिंगर, उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना। ठीक है, आपका ये जो थंब है राइट हैंड का, ये जो थंब है, ये आपने कंडक्टर की मोशन की तरफ रखना। मोशन कहो या वेलोसिटी कहो, मोशन ऑफ कंडक्टर, मोशन ऑफ कंडक्टर। इसके बाद है सेंट्रल फिंगर, ये आपको डायरेक्शन देगी इंड्यूस्ड करंट की। सेंट्रल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है बच्चों, जो करंट इंड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन के बारे में बताएगी। तो जरूर इसको तैयार करके रखें बच्चों, न्यूमेरिकल मिलता है इसके ऊपर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। अगर एक रोड रोटेट करती इन मैग्नेटिक फील्ड में तो भी वो फील्ड लाइंस को कट करेगी। ऐसे अगर एक रोड रोटेट करने लग जाए और फील्ड ऐसे है तो भी उनको कट करेगी वो फील्ड लाइंस को रोड ना। तो अगर एल लेंथ की रोड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है तो कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी, कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी, ये हमने निकालना। बच्चों डेरिवेशन जरूर तैयार करके रखा होगा सभी ने, मैं जस्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं, हाफ बी एल स्केयर ओमेगा, हाफ बी एल स्केयर ओमेगा। ठीक है बच्चों, एल लेंथ हो गई, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और बी जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो ईएमएफ इंड्यूस हुई उसका फॉर्मूला तो हमने निकाल लिया, वो मोशनल ईएमएफ की मैं बात कर रहा हूं जो अभी आई थी ना हमारे पास में, ई इक्वल टू कितनी आई थी बच्चों, बीवीएल। बीवीएल तो आपसे कहता करंट बताओ कैसे होगा। करंट की जब भी बात हो हमें ओम्स लॉ याद आ जाता है, ई बाय आर या वी बाय आर। तो ई तो हमें पता ही है ना, बीवीएल, आर से डिवाइड कर दो बच्चों, बस आर से डिवाइड कर दो, हो गया। अब इस कंडक्टर पे फोर्स अगर निकालना है, इस रोड पे इस वायर पे अगर हमने फोर्स निकालना है इस आर्म पे, तो क्या फॉर्मूला होगा। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो याद है हमें करंट का फॉर्मूला कल, फोर्स का फॉर्मूला कल पढ़ा था, बी आई एल, बिल बिल साइन थीटा करके याद रख। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं आप, बी एज इट इज रहा बच्चों, आई की वैल्यू ऊपर से रखना बेटा, क्या होगी, बी वी एल डिवाइडेड बाई आर। ये तो आई की वैल्यू आ गई और साथ में है, तो क्या लिखूं इसको बताओ, बी स्केयर, ठीक है, और वी एल स्केयर डिवाइडेड बाई। ठीक है बच्चों, ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया उस मूवेबल आर्म पे। पावर की बात करो बेटा, पावर डिसिपेटेड बाय एक्सटर्नल फोर्स, पावर का फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस पावर, एफ इंटू वी। याद आया बच्चों, एफ इंटू वी, तो एफ इंटू वी। तो फोर्स के लिए ऊपर रिजल्ट लिखा है, वी से मल्टीप्लाई कर दो तो मैं सीधा रिजल्ट ही बनाऊंगा बच्चों, बी स्केयर वी स्केयर एल स्केयर
डिवाइडेड बाय आर। ठीक है बच्चों, v से मल्टीप्लाई करना था ना ऊपर वाले एक्सप्रेशन को, तो v की पावर भी क्या हो गई बेटा 2। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई होगी सभी को। इसके बाद देखो बच्चों, रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड चार्जेस एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, इंड्यूस्ड चार्जेस डी क्यू और मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में रिलेशन निकालना। तो देखो बच्चों, बड़ा काम का है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन इसके ऊपर। क्या कहता सुनो। अब E की एक्सप्रेशन में दोबारा अगर लिखता हूं बच्चों, तो आप जानते हो डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, कोई नई बात नहीं है, कई बार बता चुका हूं। अच्छा, अब मुझे करंट लिखना हो तो अभी भी बताया था E डिवाइडेड बाई आर, ये भी कोई नई बात नहीं, यानी कि 1/r डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अब अगर मुझे I की जगह मैं लिखता हूं बच्चों, क्या I की जगह अगर मैं लिखता हूं डी क्यू बाई डी टी, ये तो डेफिनेशन बताई थी करंट की बच्चों, डी क्यू बाई डी, तो कितना आया देखो, 1/r एज इट इज रहा आपका ना, 1/r एज इट इज रहा। और उसके बाद डी फाइव बाई डी टी। बच्चों dt से dt कैंसिल हुआ, और जो रिजल्ट बेसिकली हम निकालना चाह रहे थे वो हमें मिल गया। dq जो इंड्यूस चार्ज है वो किसके इक्वल आया, डी फाइव बाई आर के। dt से dt कैंसिल हो गया ना, तो यहां से कंक्लूजन क्या आया बच्चों, कंक्लूजन क्या आया निकल के, कि करंट और ईएमएफ किस पे डिपेंड करते हैं, ई एंड आई, इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, है ना बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। लेकिन जो चार्ज है, इंड्यूस्ड चार्ज है, बट इंड्यूस्ड चार्ज डिपेंड्स ऑन चेंज इन फ्लक्स, रेट नहीं बच्चों, रेट नहीं, सिर्फ चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सभी। चलिए बच्चों, लास्ट में दो टॉपिक और छोटे छोटे कवर करने हमने, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सबसे पहले सेल्फ इंडक्टेंस की बात करते हैं बच्चों, डेफिनेशन लैंग्वेज में लिखती है, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, किसका प्रोडक्शन बच्चों, ईएमएफ का, प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ इन ए कोयल, कब, किस कंडीशन में, जब इसमें से करंट जो पास हो रहा है ना वो चेंज हो। ठीक है, यानी कि किसी कॉइल में से अगर करंट जो फ्लो कर रहा है वो चेंज होगा, तो उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगी, उसी कॉइल में, उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बच्चों सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, अब जितनी जो फ्लक्स है वो तो डिपेंड करेंगी ना करंट पे, करंट जितना ज्यादा होगा फ्लक्स भी उतनी ज्यादा होंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा तो समझो फ्लक्स ज्यादा। तो बच्चों एक कांस्टेंट लगाया जाता है यहाँ पे, एल से लिखा हमने उसको एल। ठीक है, एल, एल क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है बच्चों, एल क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। एक तो ये चीज, एक चीज और सुनो, अगर मुझे ईएमएफ जो इंड्यूस हुई है उसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो अभी भी लिखा था बेटा डी फाइव बाई डी टी। ठीक है,
फाई की जगह क्या लिखूं बताओ इधर से, एल आई, फाई की जगह तो एल आई रखोगे। मैंने एल को बाहर ले लिया इसी स्टेप के अंदर, तो अंदर क्या बचा बेटा, डी आई बाई डी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का अगर मैग्नीट्यूड पूछे तो डी फाई बाई डी टी, फाई की जगह एल आई रखा, एल को बाहर ले लिया तो क्या बना, एल डी आई बाई डी। ठीक है बच्चों, समझ में आई ये बात, बड़ी काम की है बच्चों, न्यूमेरिकल्स के लिए भी ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर, इसकी जो एप्लीकेशन हमारे कोर्स के अंदर होती है, जो डेरिवेशन पार्ट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए। उसमें क्या है बच्चों, देखो उसका फॉर्मूला मैं लिखूंगा यहाँ पे, म्यू नोट एन स्क्वायर ए बाई एन। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस लॉन्ग सोलेनोइड के लिए समझ में आया बच्चों, म्यू नोट एन स्क्वायर ए बाई एल। अब यहां पे समझना बेटा, एन जो है ना, एन कैपिटल एन, ये है टोटल नंबर ऑफ टर्न। ठीक है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, जो कैपिटल एन है वो है आपका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू एल। समझे ना बच्चों मैंने क्या कर दिया, तो यहां से इस रिजल्ट को ऐसे भी लिख दिया जाता है बेटा, म्यू नोट एन स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर एल बच गया, और एल इंटू ए, ये वॉल्यूम बन जाता है बेटा, वॉल्यूम, वॉल्यूम। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में भी हालांकि ज्यादा यही चलता है, म्यू नोट एन स्क्वायर ए बाय, बट ये भी थोड़ा सा आपको माइंड में रखना। चलिए बच्चों, लास्ट पॉइंट देखो इसके अंदर, ये जो एल है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स को अगर आपने डबल कर दिया ना बेटा, ये 4 गुना हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स को 3 गुना कर दिया, ये 9 टाइम्स हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है यार। अच्छा और सुनो, ये डिपेंड करता है एरिया पे, एरिया पे, जो एरिया जितना ज्यादा होगा एल उतना ही ज्यादा होगा बच्चों। और एक मीडियम के लिए अगर मुझे लिखना पड़े ना बेटा, इसी में बता देता हूं, मैं यहीं पे बता देता हूं, एल इक्वल टू म्यू नोट म्यू आर एन स्केयर ए बाई एल। ठीक है बच्चों, तो इसमें एल किसके ऊपर डिपेंड किया, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू आर। मीडियम कौन सा है वहां पे बच्चों, ठीक है, मीडियम क्या है, उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी भी इफेक्ट डालेगी। तो एल किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये बात अच्छे से आपको समझ में। अच्छा, एल को मैंने नहीं इंक्लूड किया, एल को मैंने इंक्लूड नहीं किया। अब एल ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम है तो उसमें भी लेंथ है। तो वो क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के आपको समझना पड़ेगा कि क्या सेम रखता है, वो स्मॉल एन सेम रखता है या कैपिटल एन सेम रखता है, तो वो लैंग्वेज बताएगी, तब हम एल के ऊपर जजमेंट दे पाएंगे। समझ गए बच्चों मेरी बात। चलिए बच्चों, लास्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसमें क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस बताओ। इसमें भी करंट चेंज होगा, उसमें भी हुआ था, इसमें भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, उसमें भी हुई थी। लेकिन डिफरेंस है बच्चों, जिस कॉइल में करंट चेंज होगा ना, उसके नजदीक में, उसके नाइबरहुड में कोई दूसरी कॉइल रखी होगी, उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। एक कॉइल में से तो करंट चेंज होगा, दूसरी नाइबरिंग कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी। इसको बोलते हैं बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, फाई प्रोपोर्शनल टू आई, एक कांस्टेंट लगा दिया यहाँ पे, जिसको एम से लिखा जाता है बेटा। एम का नाम है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। और यहां से, अच्छा इसकी ऐसा यूनिट ध्यान रखना बच्चों, हेनरी होती है, ऐसा यूनिट हेनरी होती है बच्चों।
एल की भी हेनरी होती है बच्चों, हेनरी, ठीक है, एच से लिखते हैं। चलो सुनो, ई इक्वल टू क्या कहोगे, डी फाइव बाई डी टी है बच्चों। ई इक्वल टू क्या कहोगे, डी फाइव बाई डी टी। वहां मैग्नीट्यूड लिखा था, अगर मैं मैग्नीट्यूड ना लिखूं तो मुझे ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। फाइव की जगह क्या रखोगे, एम आई, तो एम को तो बाहर ले लिया इसी स्टेप में, एम डी आई बाई डी टी। ठीक है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, जरूर ध्यान रखना बच्चों। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस में दो सोलेनोइड के लिए रिजल्ट जो बनता है उसको सुन लो। बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट है जो सिंगल सोलेनोइड के लिए बना था, एम म्यू नोट, वहां याद है एन स्केयर था, यहाँ पे एन स्केयर की जगह एन इंटू एन है, और वो एल डिवाइडेड ए डिवाइडेड बाई एल एज इट इज रहा। ठीक है बच्चों, तो इसको फॉर्मूला तो याद हो गया, म्यू नोट एन वन एन टू ए बाई एल। याद रखना बच्चों, एन वन एन टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो एम किस पे डिपेंड करता है, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एन वन एन टू, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये बात भी सही है। एक और, एन रिलेटिव सेपरेशन पे भी डिपेंड करता है बेटा, एम डिपेंड्स ऑन रिलेटिव सेपरेशन। ठीक है, एम रिलेटिव सेपरेशन पे भी डिपेंड करता है कि दोनों के बीच का रिलेटिव सेपरेशन क्या है। एक और चीज, एम रिलेटिव ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है, एम डिपेंड्स ऑन रिलेटिव ओरिएंटेशन, रिलेटिव ओरिएंटेशन। ठीक है बच्चों, जैसे दोनों ऐसे हैं या फिर ऐसे हैं या किसी एंगल पे हैं, तो ये बेसिक बात आपको ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया सभी को भाई। अब देखो, इसमें एक दो वैरायटी और आपको कवर करनी है बच्चों, तो इस पीडीएफ के अंदर मैंने इतने ही पेज लगा रखे थे बेटा। तो अगला जो करंट इलेक्ट्रिसिटी की क्लास होगी ना बेटा कल, उसमें मैं 5-7 मिनट ले लूंगा, जिसमें दो तीन बातें कंसेप्चुअल लेवल पे कवर करनी है हमने, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, वो एक दो तीन एग्जांपल में उस करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ कवर कर। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे बेटा।